नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आपका हमारे इस लूसेंट महासंग्राम में। जो लूसेंट की सीरीज मैंने प्रारंभ की है, आज उसका ये दूसरा डेमो वीडियो है। तो ध्यान रखिएगा, आज दूसरे डेमो वीडियो में हम बात करेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी को। बिल्कुल समय गंवाए हुए हम डायरेक्ट बिल्कुल पुस्तक पे बात करते हैं, कोर्स ओरिएंटेड बात करते हैं। जो जानकारी आपको चाहिए उसके परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा या आपका मकसद बिल्कुल एक भी अपने पल को गंवाना नहीं, बल्कि एक एक पल में नई नई जानकारियों को कलेक्ट करना है। तो आइए साथियों, आज हम विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियों की बात करते हैं। तो विदेशी यात्री हमारे 3 जगह से चल के आए हैं, ध्यान रखिएगा। यूनान से चलकर आने वाले यात्रियों को हमने यूनानी यात्री कहा, चीन से चलकर आने वाले यात्रियों को हम चीनी यात्री कहेंगे, और अरब देश से चलकर आने वाले यात्रियों को हम अरबी यात्री कहेंगे। तो आइए पहले यात्रियों में बात करते हैं। हम यूनानी यात्रियों में जो हमारा है वो है कौन सा है? टेसियस। तो जो टेसियस है, टेसियस ईरान का क्या है? राजवैद है। अगर 2 मार्कर में आपको आ गए एमपीपीएससी मेंस में, तो वहाँ के लिए भी ये लूसेंट बहुत अच्छा आपको कवर करके रख देगी। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे टेसियस के बारे में, तो टेसियस ईरान का राजवैद है। क्योंकि अभी जिस प्रकार एमपीपीएससी मेंस के पेपर चल रहे हैं, आपने देखा कि मेंस के पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी यहाँ तक तो जो अपने चंदेल वंश के शासक वगैरह हैं, उनसे भी 1-2 मार्कर में बढ़िया क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो टेसियस है वो ईरान का राजवैद है। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। टेसियस ने हालांकि जो अपने ग्रंथ लिखे वो अविश्वसनीय हैं, क्योंकि उसने बहुत आश्चर्यजनक चीज़ों को वर्णन किया है। हो सकता है उसने अपने ग्रंथों में अतिशयोक्ति का वर्णन किया हो। आगे बढ़ते हैं। जो हेरोडोटस है, यूनानी यात्रियों में सबसे महत्वपूर्ण। हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। और जो इनकी पुस्तक है वो है हिस्टोरिका। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फारस के संबंध का वर्णन किया। तो अगर यह पुस्तक आपसे पूछ लिया थी 2 नंबर में हिस्टोरिका, तो आप क्या बताएंगे कि हिस्टोरिका के लेखक कौन है? हेरोडोटस। कब लिखा गया? 5वीं सदी ईसा पूर्व में लिखा गया। कहाँ के बारे में वर्णन करता है यह पुस्तक? तो यह आपको भारत और फारस जैसे देशों के संबंध के बारे में क्या करती है? वर्णन करती है। परंतु इसका विवरण अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर भी आधारित है। हालांकि ध्यान रखिएगा, नंबर 3 पे लिखा है कि सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में, जो सिकंदर के साथ लेखक आए, सिकंदर ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर मैसिडोनियन है ना, जो मैसिडोनियन प्रांत से चलकर आया हुआ व्यक्ति है सिकंदर। तो आप बताइए, अगर आपने लूसेंट को बढ़िया से पढ़ लिया तो सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं कि सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था। तो सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में था निरियाकस। निरियाकस वही व्यक्ति है जो सिकंदर का जल सेनापति हुआ है। अनेसो क्रिस्टस, अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। ठीक है, सिकंदर जिसकी मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, ध्यान रखिएगा। बाकी जब सिकंदर के बारे में पढ़ाएंगे तो आपको बढ़िया से बताएंगे। अगला है चौथे नंबर में मेगस्थनीज। जो मेगस्थनीज है यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर के जो चलकर आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ हेलना से, तो वहाँ से जो चलकर आने वाला राजदूत था वही था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुस्तक कौन सी लिखी है? इंडिका, जो मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय पर आधारित है। अगला व्यक्ति है डाइमेकस। यह सीरिया नरेश एंतियोकस का राजदूत था। डाइमेकस कौन था? सीरिया नरेश एंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया है, और यह भी अपना विवरण मौर्य युग से संबंधित देता है। डायनोसियस, यह मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस, क्या नाम है? मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत है, जो अशोक के दरबार में आया। यहीं देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो डाइमेकस है वह डाइमेकस तो बिंदुसार के दरबार में आया, लेकिन जो डायनोसियस है वो किसके दरबार में आया? तो जो डायनोसियस है वो आपको अशोक के दरबार में आया। तो डायनोसियस और डाइमेकस दोनों अलग अलग हैं, आप बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा। फिर है टॉलमी। तो टॉलमी 2री शताब्दी में भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी नामक एक क्या लिखते हैं? पुस्तक लिखते हैं, जबकि प्लिनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज आदि के बारे में भी विवरण मिलता है। फिर है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। ठीक है, तो ये रहे हमारे यूनानी लेखकों में जो आपको याद करना है, जैसे हेरोडोटस हो गए,
हेरोडोटस, फिर आपके टेसियस हो गया, ईरान का राजवैद है, आपका मेगास्थनीज है, आपके टॉलमी हैं, आपके डायमेकस हैं, डायनोसियस हैं और प्लिनी हैं। तो 7 से 8 जो ये आने वाले यात्री हैं ये कहाँ से चल कर आ रहे हैं? यूनानी यात्री हैं। इन यूनानी यात्रियों में हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। अब चलिए बारी है चीनी लेखकों की। बहुत महत्वपूर्ण चीनी लेखक में फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। बहुत अच्छा लूसेंट में लिखा हुआ है कि किस राजा के दरबार में आया हुआ है। तो जो फाहियान है यह चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया है और इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है और इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। यानी इसने हमारी मध्य प्रदेश की जनता को कितने साल पहले सुखी और समृद्धशाली बता दिया था। और साथ ही ये वही व्यक्ति जिसने कहा कि मालवा की जलवायु सर्वश्रेष्ठ है। यानी मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ कहने वाला व्यक्ति कौन है? फाहियान। इसके बाद है सुंगयुंग है, ध्यान रखिएगा संयुगन लिखा हुआ है, हालांकि सुंगयुंग नाम है। 518 ईस्वी में भारत आया है और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। फिर है आपका ह्वेनसांग है। ह्वेनसांग यही व्यक्ति है जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया है ना, प्राचीन यात्रियों का राजकुमार है। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया हुआ है। ह्वेनसांग 629 में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। तो कहाँ पहुंचा? कपिसा। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथ को एकत्र करने के लिए आया था। इसका भ्रमण का जो वृतांत है वह आपको सीयूकी नामक ग्रंथ में, जबकि फाहियान के द्वारा लिखित ग्रंथ फुकोकी नामक ग्रंथ में मिलता है। तो सीयूकी नामक ग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। पूछा जाएगा कि सीयूकी ग्रंथ में निम्नलिखित विकल्पों में से कितने देशों का वर्णन मिलता है? तो 180 देशों का वर्णन मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। तो यह आपको जानकारी कौन दे रहा है? ह्वेनसांग दे रहा है। अगला नाम है, और एक चीज़ और नोट करके लिख लीजिएगा, जो एकदम लूसेंट में नोट लगा हुआ है तो आपको छोड़ना ही नहीं है। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य जो थे वह कौन थे? तो वह आचार्य थे आपके शीलभद्र थे। कौन थे? शीलभद्र थे। इसके बाद चौथा यात्री है, उसका नाम है इत्सिंग। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। तो इत्सिंग कब आया हुआ है? इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया है और नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को इसने क्या किया है? वर्णन किया है। तो ये रहे दोस्तों चीनी यात्रियों के बारे में। इसके बाद बात करते हैं अरबी लेखकों के बारे में। तो जो आपका अरबी लेखक है वह है अलबरूनी। पहला अरबी लेखक अलबरूनी, यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया और अरबी में इसकी एक पुस्तक लिखी गई है, किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद, भारत की खोज। इसे तीनों नामों से जाना जाता है। यह पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? यह पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है। आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, राजनीति, रीति रिवाज आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इसलिए अलबरूनी द्वारा जो किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद या भारत की खोज अरबी भाषा में लिखी गई है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अलबरूनी आप बढ़िया से 2 मार्कर यहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लूसेंट में समावेश किया गया है चीज़ों को। अन्य लेखों की कुछ बात करें, आपका इब्न बतूता हैं, जैसे कौन कौन से हो गए आपके? अलबरूनी हो गए, अलबरूनी है, इसके बारे में बता दिया आपको। साथ ही आलमसूदी हैं जो भी अरबी देश से आए हैं। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक वही है जिसने अपने जब चीन जाता है तो एक रेहला नामक ग्रंथ लिखता है जो कि डाक प्रथा पर आधारित रहता है। आगे होगा तो पढ़ाएंगे, नहीं होगा तब भी आपको मैं बता के ही रखूँगा, ध्यान रखिएगा। उसकी चिंता छोड़ दीजिए, जो बता ही दिया हूँ। जो चीज़ लूसेंट में नहीं है उसको भी आपको मैं कंप्लीट करता जाऊँगा। तारानाथ के बारे में बात करें तो यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ, तारानाथ ध्यान रखिएगा, कंग्यूर और तंग्यूर नामक क्या लिखा है? ग्रंथ लिखा है। इसने भारतीय इतिहास के बारे में आपको जानकारी मिलती है। मार्को पोलो बिल्कुल 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया और इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो ये रहे आपके कुछ यात्री जिनसे आपको इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जिनसे आपको इतिहास जानकारी मिलती है।
तो 1400 ईसा पूर्व में जो अभिलेख है बोगाचकोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। यानी जो सबसे पुराना आपका अभिलेख है वो है कौन सा है, बोगाचकोई अभिलेख, जहाँ वैदिक देवी देवताओं के बारे में आपको जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं कि एकदम लाइन टू लाइन बढ़िया से आपको याद करते हुए भी चलना है, पढ़ते हुए 2 से 3 बार पढ़ेंगे, बड़े आराम से इतिहास याद हो जाएगा। इतिहास ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप ईमानदारी से बढ़िया से पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। मध्य भारत में भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेस नगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। बिल्कुल हाँ, जी हाँ, जो हेलियोडोरस है, अगर इसकी बात करें तो जो शुंग वंश का राजा था, शुंग वंश का हालांकि 9वां राजा था भागभद्र। क्या था, शुंग वंश का 9वां राजा था भागभद्र, और भागभद्र के दरबार में आता है हेलियोडोरस। कौन आता है, हेलियोडोरस। जब हेलियोडोरस भागभद्र के दरबार में आता है तो ये भागवत धर्म से प्रभावित हो जाता है, और भागवत धर्म से प्रभावित होने के बाद यह गरुड़ स्तंभ की क्या कर देता है, स्थापना कर देता है, जिसे खाम बाबा का लेख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। एक बार पेपर में पूछा जा चुका है कि भारतवर्ष का जिक्र सर्वप्रथम किस अभिलेख में है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में है, ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख है सोहगौरा अभिलेख है, मौर्य वंश के बारे में बताता है ना, कि किस प्रकार से मौर्य वंश में अकाल वगैरह पड़ा है, उसकी जानकारी दे रहा है। सर्वप्रथम भारत में होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी अभिलेख से प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त का हालांकि यह अभिलेख है और आपको बता रहा है कि भारत में किस प्रकार से हूणों ने आक्रमण किया है। जो सती प्रथा का पहला साक्ष्य है वह है एरण अभिलेख से। एरण अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है ना। जो भानुगुप्त है तो भानुगुप्त के मित्र हैं, तो उनकी जो पत्नी है वो क्या कर जाती हैं, वो सती हो जाती हैं। तो उस प्रकार से वहाँ से जानकारी मिलती है कि सती प्रथा का पहला साक्ष्य जो है आपका वो आपको एरण अभिलेख से मिलता है। और एरण जो अभिलेख है ये कहाँ है, ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एरण अभिलेख स्थित है। रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, रेशम जो बुनकर हैं उनके बारे में आपको जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। और अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। आइए कुछ अभिलेख के बारे में बात करते हैं। जैसे जूनागढ़ अभिलेख हो गया, यह किस शासक संबंधित है, रुद्रदामन का। जो नासिक अभिलेख है तो नासिक अभिलेख है गौतमी बालश्री से। जो प्रयाग प्रशस्ति है वो है समुद्रगुप्त से। जो एहोल अभिलेख है वो है पुलकेशियन द्वितीय से। जो मंदसौर अभिलेख है वो है मालवा नरेश यशोधर्मन से। जो ग्वालियर अभिलेख है वो है प्रतिहार नरेश भोज से। जो भीतरी अभिलेख है वो है स्कंदगुप्त से। और जो देवपाड़ा अभिलेख है वह बंगाल के शासक विजय सेन से है। ठीक है, बंगाल शासक विजयदेव। तो जो आपका जूनागढ़ अभिलेख है यह संस्कृत भाषा में जारी होने वाला पहला अभिलेख है जो आपको स्वयंवर प्रथा की जानकारी के बारे में बता रहा है। ध्यान रखिएगा, जो आपको स्वयंवर प्रथा की जानकारी के बारे में भी बता रहा है। ठीक है, सती प्रथा के बारे में बता ही दिया हूं कि जो भानुगुप्त है उसका मित्र है गोपराज और उसकी पत्नी क्या हो जाती है, सती हो जाती है। तो आइए, जूनागढ़ अभिलेख किसका हो जाएगा, रुद्रदामन। नासिक अभिलेख आप इसको याद कर लीजिए ट्रिक से कि एक व्यक्ति है उसका नाम है गौतम। क्या नाम है उस व्यक्ति का, नाम है गौतम। तो मैं आपसे पूछूं कि नासिक कौन जाएगा तो आप बोलेंगे नासिक गौतम जाएंगे, यानी गौतमी बालश्री। नासिक कौन जाएगा, नासिक से गौतम और गौतमी बालश्री नासिक से। प्रयाग प्रशस्ति, इसका लेखक हालांकि हरिसेन है। जो प्रयाग स्तंभ लेख है तो प्रयाग का मतलब क्या है, मतलब आपको सीधा से मतलब है कि समुद्र, यानी जैसे प्रयाग, आप प्रयागराज सुने हैं कि वहाँ नदियों का मिलन होता है, संगम होता है। तो ऐसे आप ट्रिक याद कर लीजिएगा कि प्रयाग का मतलब क्या है, समुद्र है। तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त। होल से आप याद करिए कि बारिश के समय में होल कहाँ अधिकतर देखने को मिलते हैं, जहाँ पानी भरा होता है। और पानी कहाँ, पुल वगैरह के नीचे देखने को मिलता है। तो एहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय का, ऐसे याद कर लीजिए। मंदसौर, मंदसौर और मसिम मालवा नरेश यशोधर्मन। फिर है ग्वालियर, तो ग्वालियर बिल्कुल राजाओं की धरती है, आप ध्यान रखिएगा। ग्वालियर वैसे भी राजाओं गढ़ है। तो ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश, यानी ग्वालियर में कोई राजा निवास करेंगे, राजा का पर्यायवाची है नरेश। तो प्रतिहार नरेश कौन है, भोज। फिर भीतरी अभिलेख, तो भीतरी अभिलेख किसका है, स्कंदगुप्त का। और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन का। इस प्रकार से आप इन अभिलेखों को याद कर सकते हैं। कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से यह अभिलेख किस एक से संबंधित है। ठीक है, तो अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है।
काश्मीरी नपाषाणी पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती हैं। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्का कहा जाता है। इसी को साहित्य में कसारपण कहा गया। क्या कहा गया है? कसारपण। सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का यवन शासकों ने किया। सिक्के पर लेख लिखने का काम किसने किया? यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की बीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु पांडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं। यानी ध्यान रखिएगा कि जो समुद्रगुप्त है, गुप्त वंश का शासक, वह संगीत का प्रेमी था, क्योंकि इसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख किस वंश के शासकों ने लिखना प्रारंभ करवाया? तो यवन शासकों ने प्रारंभ करवाया है। अब प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो सिक्के हैं उनके अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है। नोट डाउन कर लीजिए, सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है ना। तो ये रहा आपकी जानकारी। ठीक है, इस प्रकार से आइए थोड़ा सिक्कों के बारे में भी बता देते हैं कि आपको जो सिक्का है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। जो ये मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ, इससे आप पढ़ लीजिएगा कि सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। प्राचीन काल में अधिकांश जो मुद्रा है वो धातुओं की बनाई जाती थी। जिन सिक्कों पर मुद्राओं पर कोई लेख अंकित नहीं होता था, केवल आकृतियाँ विद्यमान होती थी, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें आहत कहा जाता था। भारत में पुरातात्विक खुदाई में बड़ी संख्या में तांबे, चांदी और सोने के सिक्के मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम यूनानी शासकों ने प्रारंभ की है, क्योंकि सिक्कों का प्रयोग, ध्यान रखिएगा, दान वगैरह में भी किया जाता था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए? तो गुप्त शासकों ने। और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने प्रचलित किए हैं। सातवाहन शासकों ने सर्वाधिक शीशे के सिक्के जारी किए हैं। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ सिक्कों से इंपॉर्टेंट था, वो भी मैं आपको बता दिया हूँ। तो चलिए, आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब हम प्रागैतिहासिक भारत की बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस हमारे चैनल्स को, हमारे वीडियो को बहुत अपना प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब और शेयर करिए, तथा मध्य प्रदेश में उन सभी साथियों तक यह वीडियो पहुंचाइए जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।